वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में जो जो चीजें पढ़ी थी, एक बार उसको बुक से पढ़ने की कोशिश की? या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग चैट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा? हम्म। हाँ, जल्दी से चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए। वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं ऐसा हूँ। आप कैसे हैं? गुड। ठीक है बच्चा। तो चलिए, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट टाइम पे हम लोग बात कर रहे थे। हम लोगों ने एक सिंपल एक रेट ऑफ कूलिंग, मतलब कि हमने एक रेट ऑफ कूलिंग के बारे में पढ़ा था। और कहा था कि रेट ऑफ जो कूलिंग है वो क्या है आपका, ई ए सिग्मा डिवाइडेड बाई एम एस टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। ठीक है, रेट ऑफ कूलिंग के बारे में। और उसके बाद लास्ट टाइम पे एक हमने क्वेश्चन भी किया था। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा हूँ कि दो बॉडी है ए और बी, दोनों क्या सेम मटेरियल से बनी हुई है, दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम है, दोनों का टेम्परेचर भी क्या है आपका सेम है। बस यहाँ का अंतर यह है कि दोनों का डायमेंशन अलग अलग है। जो ए बॉडी है उसका रेडियस क्या है, ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बी बॉडी। ठीक है। अब दोनों सेम सराउंडिंग में भी रखे हुए हैं। तो पहला पार्ट हम लोगों ने आपसे पूछा था कि कमेंट ऑन हीट लॉस। हीट लॉस पे आपको कमेंट करना है। अब इसी पे अगर मैं आपसे पूछूं, कमेंट ऑन रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग पे कमेंट कीजिए। तो देखिए, अभी आपने फॉर्मूला निकाला था रेट ऑफ कूलिंग का। क्या लिखा था? माइनस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू ई सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एम इंटू एस, टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों सेम सराउंडिंग में रखे हुए, दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें सेम होंगी दोनों बॉडीज के लिए? ई सिग्मा एस, टी और टी एस। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, अगर इस वाले पार्ट को देखें तो एरिया, एरिया को मैं क्या लिख सकता हूँ? एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्फीयर का? 4 पाई आर स्क्वायर ई सिग्मा डिवाइडेड बाई एम को क्या लिख सकता हूँ? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से आर स्क्वायर आर क्यूब, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? रेट ऑफ कूलिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जिसका रेडियस कम होगा उसका रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आपकी रेट ऑफ कूलिंग, अगर यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ए और बी में अगर आपको कंपैरिजन करना है तो रेट ऑफ कूलिंग बेटा किसकी ज्यादा होगी? रेट ऑफ कूलिंग जिसकी ज्यादा होगी जिसका आपका रेडियस कम है। रेडियस किसका कम है बेटा? बी का। तो रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा? रेट ऑफ कूलिंग ऑफ बी इज हायर इन कंपैरिजन टू रेट ऑफ कूलिंग ऑफ ए। ए के कंपैरिजन में बी क्या करेगा? ज्यादा रेट से कूल होगा। ठीक है। चलिए, तो यहां तक जो हम लोगों ने देखा है, इसी को थोड़ा सा और, जो न्यूटन साहब थे, ठीक है, न्यूटन ने एज सच मैं नहीं कहूंगा कि इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन में एज सच उन्होंने बहुत ज्यादा चीजें नहीं की। जो स्टेफेंस ने निकाला उसी को बस उन्होंने क्या किया, एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला निकाल दिया। अप्रोक्सीमेट फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। अप्रोक्सीमेट फॉर्मूले को अगर समझने की कोशिश करें, मैंने कहा कि जो बॉडी है और जो सराउंडिंग है दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है तो उसी को उन्होंने क्या किया? अप्रोक्सीमेट किया। ठीक है, अप्रोक्सीमेट किया। तो अभी आपने देखा कि जो आपके पास फॉर्मूला था रेट ऑफ कूलिंग का, जो अभी आपने फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला क्या लिखा था रेट ऑफ कूलिंग का? माइनस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू ई ए सिग्मा डिवाइडेड बाई एम इंटू एस, टी की पावर 4 टी एस की पावर 4। मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि जो आपकी सराउंडिंग टेम्परेचर है ये टी नॉट है, ये मैंने मान लिया है।
इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। वो आपकी मर्जी है, आप टी एस मानिए, टी नॉट मानिए, टी मानिए, जो आपको मानना है वो मान लीजिए, एक्स वाई जेड जो भी मानना है। ठीक है, हम लोग कुछ भी लिखें, ठीक है, हम लोग वेरिएबल अलग ले ले, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी जो होगी वो तो सेम ही रहेगी। तो मैंने यहाँ पे बस टी एस को लिखने के लिए मैंने टी नॉट लिख दिया है। ठीक है, कि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है बेटा वो कितना है, टी नॉट है। मैं रेट ऑफ कूलिंग को थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करना चाहता हूँ। ठीक, अगर मैं रेट ऑफ कूलिंग को थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करना चाहता हूं तो आपने यहाँ पे क्या किया, अगर मैं इसको ms से मल्टीप्लाई कर दूं, ms से मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा देखिए क्या आ जाएगा, माइनस एम एस डी टी इज इक्वल टू ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4, मतलब कि टी नॉट की पावर 4 डिवाइडेड बाई डी टी। तो माइनस एम एस डी टी बेटा क्या बता रहा है कि कितना हीट निकला आपका, रिलीज हुआ। ठीक है, मतलब कि डी क्यू स्मॉल हीट आपका बता रहा है। एम एस डेल्टा टी याद कीजिए, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाँ गुड बेटा, समझ में आ रही है नहीं चीजें, ये बेसिक चीजें आप लोग जानते हैं। ठीक, तो एम एस डेल्टा टी क्या आपका बता रहा है, हीट बता रहा है। तो एम एस डेल्टा टी को आपने क्या लिखा, हीट। डेल्टा क्यू, यहाँ पे एम एस डी टी लिख रहा हूँ, इसलिए हमें यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, स्मॉल हीट डी क्यू। तो आपने ये हीट वाला टर्म निकाला है, डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। अब मैं यहाँ पे आपसे क्या कह रहा था, मैं आपसे यहाँ पे कह रहा था कि जो बॉडी का टेम्परेचर है, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जो टी है, टी को मैं लिख सकता हूँ टी इज इक्वल टू टी नॉट प्लस डेल्टा टी। यहाँ पे जो भी इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, टी को मैंने क्या लिखा, टी नॉट प्लस डेल्टा टी। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू ई ए सिग्मा, टी को आपने लिखा टी नॉट प्लस डेल्टा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। अब देखिए यहाँ पे टी नॉट को कॉमन ले लीजिए तो ई ए सिग्मा टी नॉट की पावर 4, ये आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी नॉट की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। बेटे ये पॉइंट समझ में आ रहा है ना, सिंपल सा मैथ्स है, देख लीजिए। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ से आपने टी नॉट को बाहर लिया, टी नॉट को बाहर लूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी नॉट पावर 4 और टी नॉट की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, यही है ना। तो यही चीज मैंने लिखी है। अब मैं टी नॉट को अगर मैं बाहर ले लूं तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा आपको, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी ई ए सिग्मा टी नॉट की पावर 4 1 प्लस डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी नॉट पावर 4 माइनस 1। अभी मैंने क्या बताया कि जो बॉडी टेम्परेचर है, जो सराउंडिंग टेम्परेचर है, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर है और जो आपका सराउंडिंग टेम्परेचर है, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मान लीजिए 30 डिग्री 35 डिग्री तक का है, तो 30 डिग्री 35 डिग्री तक का है, तो इसमें यहाँ पे हम लोग अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन आप लोग बकायदा यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए कैसे, अब मैं यहाँ पे समझता हूँ, आपने यहाँ पे किया बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया, अप्लाई बाइनोमियल एक्सपेंशन, अप्लाई बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करते हैं। ठीक, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या कहता है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। हायर पावर को हम लोग क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। सेम चीज यहाँ पे करते हैं, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, डी क्यू ओवर डी टी
ई ए सिग्मा टी नॉट की पावर 4 1 प्लस 4 डेल्टा टी टी नॉट माइनस 1, ये कितना आ जाएगा? ई ए सिग्मा टी नॉट क्यूब इंटू डेल्टा टी। आ रहा समझ में? तो ये आपने डी क्यू ओवर डी टी निकाला, ठीक। तो ये क्या है आपका कि कितना हीट पर यूनिट टाइम आपका रिलीज हो रहा है, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है। तो मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है? रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग निकालना है आपको। न्यूटन साहब ने यहीं पे किया था। चलिए फटाफट 1 मिनट का समय देता हूँ, पहले यहाँ से नोट कर लीजिए, पहले यहाँ से नोट कीजिए, ठीक है। रेट ऑफ कूलिंग आज का टॉपिक है आपका, रेट ऑफ कूलिंग। फटाफट इस वाले पार्ट को नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। हम्म और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा पूछ सकते हैं आप लोग। गुड, नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। फटाफट नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो देखिए आपने यहाँ पे क्या लिखा? डी क्यू ओवर डी टी ई ए 4 ई ए सिग्मा टी नॉट क्यूब इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या था? टी माइनस टी नॉट। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये तो कांस्टेंट है ना, सराउंडिंग टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर बॉडी गर्म चाय की प्याली रखी हुई है, चाय ठंडा हो रहा है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है क्या? ऐसा नहीं होता ना। तो आपने कहा कि ये टर्म आपका कांस्टेंट है। चलिए थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद हम लोग बातें करते हैं। यहाँ पे आपने लिखा माइनस एम एस डी टी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू 4 ई ए सिग्मा टी नॉट क्यूब टी माइनस टी नॉट। तो डी टी बाई डी टी ये क्या हो जाएगा आपका? 4 ई ए सिग्मा टी नॉट क्यूब डिवाइडेड बाई एम इंटू एस टी माइनस टी नॉट। ये पूरा का पूरा टर्म क्या है आपका? कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को क्या मान लीजिए? के मान लीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा? माइनस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट। तो ये हो जाएगा डी टी बाई टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस के डी टी। इंटीग्रेट कर दीजिए, टी इज इक्वल टू 0 पे आपने कहा, टी इज इक्वल टू 0 पे इसका टेम्परेचर कितना था? टी आई था बॉडी का, और किसी भी टाइम टी पे इसका टेम्परेचर कितना हो गया? टी हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एल एन टी माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई टी आई माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। यही क्या है आपका? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ये जो आप पढ़ रहे हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, बेटा ये पार्ट आपका कहाँ से आया है? जो आपने स्टेफेंस लॉ पढ़ा है उसी का ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है। जो आपने स्टेफेंस लॉ पढ़ा है उसी में आपने ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला निकाला है, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल क्या है, स्टेफेंस लॉ में ही आपने अप्रोक्सीमेशन लगा दिया, बायनोमियल एक्सपेंशन लगाया, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया और एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होकर आ गया। मतलब नए टर्म्स नहीं, मतलब एक
बेसिक हम लोग कहें अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला निकल के आ गया, क्योंकि ये न्यूटन्स ने निकाला था इसलिए इसको नाम दे दिया गया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। क्लियर है? ठीक है। अच्छा चलिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं, आप लोग थोड़ा जवाब दीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे थियरी वाला क्वेश्चन है। मान लीजिए कि बॉडी का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक आने में कितना समय लगा? 5 मिनट। 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक आने में बॉडी को कितना समय लगा? 5 मिनट लगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक आने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, 80 से 70 डिग्री सेल्सियस तक जाने में इसको कितना समय लगा? 5 मिनट का। और मैंने आपसे पूछा कि 70 से 60 डिग्री सेल्सियस तक जाने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, मैंने कहा फर्स्ट ऑप्शन t is equal to 5 मिनट, सेकंड ऑप्शन t is less than 5 मिनट, थर्ड ऑप्शन t is greater than 5 मिनट, फोर्थ ऑप्शन insufficient data। बताइए क्या होना चाहिए? आपने कहा सर मेरे को तो फॉर्मूला में तो डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, ln t माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई टी इनिशियल माइनस टी नॉट शुड बी इक्वल टू माइनस के टी। तो आपने कहा कि मेरे को एग्जैक्ट टाइम निकालना है तो मेरे को सराउंडिंग का टेम्परेचर पता होना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है। मैं लॉजिकली मार्क कर सकता हूँ कि क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं सराउंडिंग का टेम्परेचर देना है, तो मैंने कहा कि सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। मान लीजिए सराउंडिंग का टेम्परेचर आपको 20 डिग्री सेल्सियस दे दिया है। क्लियर है? हम्म तो जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए। बेटा लॉजिकली सोचेंगे आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, लॉजिकली सोचिए आंसर तक पहुंच जाएंगे। जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए क्या होना चाहिए। कैलकुलेट मत भी कीजिए, लॉजिकली सोचिए, आपके पास आंसर मिल जाएगा। 5 मिनट होगा, 5 मिनट से कम होगा या 5 मिनट से ज्यादा होगा? जल्दी से फटाफट फटाफट आंसर दीजिए। नहीं आया किसी का? चलिए देखिए, अरे वापस जहां से हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक पढ़ा था। ठीक है, जो आपने यहाँ पे निकाला है रेट ऑफ कूलिंग के हिसाब से, तो जो रेट ऑफ कूलिंग है बेटा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो मान लीजिए शुरुआत में बॉडी का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस था, सराउंडिंग तो 20 डिग्री सेल्सियस है, तो इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 60, जो अभी मैंने क्वेश्चन दिया है। कुछ देर के बाद बॉडी का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस हो गया, सराउंडिंग तो अभी भी 20 ही है ना, तो इन दोनों के बीच में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है आपका? 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस है। तो मैंने कहा कि जो रेट ऑफ कूलिंग है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर डिफरेंस पे। तो पहले 60 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस था, अब क्या है? 50 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस है। तो टेम्परेचर डिफरेंस अगर डिक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ कूलिंग भी डिक्रीज होगी। तो शुरुआत में काफी तेजी से क्या होता है, इसका टेम्परेचर डाउन होता है। अगर मैं गर्म चाय की प्याली रख दूं, तो मैंने कहा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे चाय है और उसको 90 डिग्री सेल्सियस आने में 2 मिनट का वक्त लगा,
तो 90 से 80 डिग्री तक आने में उसको क्या लगेगा, 2 मिनट से ज्यादा वक्त लगेगा। ये तो बताया ना कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब क्या, बॉडी का टेम्परेचर है जो सराउंडिंग टेम्परेचर है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, रेट ऑफ कूलिंग उस पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे डिफरेंस आपका कम होता जाएगा, जैसे जैसे सामान आपका ठंडा होता जाएगा, रेट ऑफ कूलिंग आपका डिक्रीज होता रहेगा। ठीक। तो अब यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूं जो आपको अभी बताया, तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ पे देखिए कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए। 80 से 70 तक जाने में अगर 5 मिनट का समय लग रहा है, तो 70 से 60 तक जाने में क्या होगा, 5 मिनट से ज्यादा वक्त लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 5 मिनट से ज्यादा समय लगेगा आपको। क्लियर है, क्लियर है। हम्म। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा टॉपिक और, या आपको होमवर्क दे दूं। चलिए होमवर्क करके लेकर आइए। सेकंड अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला। ये बेटा होमवर्क है। कई बार बुक में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको ऐसा फॉर्मूला कुछ मिल जाता है, मैं बता देता हूँ। टी इनिशियल माइनस टी फाइनल डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू माइनस के टी इनिशियल प्लस टी फाइनल डिवाइडेड बाई 2 - टी नॉट। ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में एक और फॉर्मूला मिल जाता है आपको। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सेकंड अप्रोक्सीमेशन लगाना है। सेकंड अप्रोक्सीमेशन लगाइए, उसके बाद बताइए कि ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, चलिए इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, और कहीं पे भी कंफ्यूजन हो बेटा नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछिएगा कि कहीं पे भी अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो। क्लियर है, फटाफट 5 मिनट के बाद दोबारा मिलते हैं हम लोग। ठीक, 5 मिनट के बाद हम लोग क्लास 12 8:30 से हम लोग क्लास 12 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, दोबारा मुलाकात होगी आपसे। चलिए, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।